हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल टेक्निक 9 पे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी में लगे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। ये हमारी तीसरी क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जीरोथ लॉ और द्वितीय नियम के बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है। फिर हम लोगों ने जाना था ग्लोबल वार्मिंग। फिर उसमें देखा था हमने क्लॉसियस स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, न्यूटन का शीतलन नियम। ये सारी चीजें हम लोगों ने जाना था। फिर हम लोग उसके बारे जानेंगे आज से कि ब्लैक बॉडी के बारे में हम लोग जानेंगे। और ब्लैक बॉडी के बाद हम लोग बात करेंगे ऊष्मीय प्रसार की। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि मैं आप लोगों को ऊष्मीय प्रसार से आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक टॉपिक इसमें छूट गया था जिसको हम लोग ब्लैक बॉडी यानी कृष्ण पिंड कहते हैं। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखिएगा ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कृष्ण पिंड। कृष्ण पिंड, ठीक है। कृष्ण पिंड मतलब कृष्ण मतलब काला और पिंड मतलब हमारी बॉडी होती है। कृष्ण पिंड क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए एक हमारे जो साइंस में साइंटिस्ट थे जिनका नाम बीन्स था। बीन ने अपना एक नियम दिया जिनको विन्स का विस्थापन नियम भी कहते हैं। तो विन्स के विस्थापन नियम के अनुसार कहा गया कि जो हमारी ब्लैक बॉडी होती है उसका जो इमिशन रेडिएशन होता है, वो वेवलेंथ के बढ़ने के साथ साथ ये घटता है। तो समझते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। क्या बोला इन्होंने, बीन के विस्थापन नियम के अनुसार, बीन के विस्थापन नियम के अनुसार किसी ब्लैक बॉडी के किसी ब्लैक बॉडी के अधिकतम अधिकतम विकिरण उत्सर्जन तरंग दैर्घ्य के मान में वृद्धि करने से घटता है। ठीक है। विन्स का विस्थापन नियम क्या बोला, अगर हम किसी ब्लैक बॉडी का इमिशन, क्या होता है इमिशन रेडिएशन, यानी ब्लैक बॉडी जितनी अपनी रेडिएशन को क्या करता है बाहर निकालता है, उसी को हम लोग क्या उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है। जो जितना अधिकतम होता है वो तरंग दैर्घ्य के वृद्धि के मान के साथ क्या करता है, घट जाता है। ठीक। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग इसका उपयोग एक मिनट, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सूर्य सूर्य चंद्रमा सूर्य चंद्रमा के सतह का तापमान ज्ञात करने के लिए। तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी का एक और खास बात होती है कि ब्लैक बॉडी जितना होता है, ब्लैक बॉडी क्या करता है हमारा, कृष्ण पिंड क्या करता है हमारा,
ये कार्य करता है, ये सभी हीट रेडिएशन को, ये सभी ऊष्मा विकिरणों को क्या करता है, अपनी तरफ या खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ये सभी हीट रेडिएशन को, हीट रेडिएशन को यानी ऊष्मा विकिरण को, ऊष्मा विकिरण को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। यानी हम क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसा पिंड या ऐसा बॉडी जो सभी हीट रेडिएशन को क्या करे, अब्जॉर्ब कर ले, ऐसी हमारी जो बॉडी होती है वो कहलाती है कृष्ण पिंड, यानी ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, ब्लैक बॉडी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ये, इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है काजल, जो आंखों में लगाया जाता है। ये लगभग लगभग 90 से 96% क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, उष्मा विकिरण को एब्जॉर्ब करता है, यानी हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि मैं गर्मी के दिनों में कोई काला कपड़ा पहन लेता हूँ तो बहुत अधिक गर्मी लगती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो ये वही हमारा, ये फिनोमेना वहीं अप्लाई होता है कि जब हम किसी ब्लैक बॉडी, वो हमारा एक प्रकार का ब्लैक बॉडी ही है, तो ब्लैक बॉडी की एक खासियत होती है, या ब्लैक ऑब्जेक्ट की एक खासियत बात होती है, क्या करता है वो अपनी तरफ जितनी भी हीट होती है वो एब्जॉर्ब करने लगती है, हीट रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करने लगती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि काला आदमी को भी, जो हमारा काला आदमी होता है उसको ज्यादा गर्मी लगती है, यानी ज्यादा उसको गर्मी महसूस होती है एज कंपेयर टू गोरे आदमी। ठीक है, इसलिए एक मिनट, काला कपड़ा, गर्मी के दिनों में लिखा, गर्मी में काला कपड़ा पहनने पर अधिक गर्मी महसूस होती है, महसूस होती है। लिखेंगे दूसरा इसमें, काले आदमी को गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी महसूस होती है, अधिक गर्मी महसूस होती है गोरे आदमी की तुलना में। इसीलिए बोला गया है कि गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। क्यों सफेद का ही करना चाहिए, क्यों नहीं अन्य रंगों के वस्त्रों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसका भी इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो हमारा सफेद वस्त्र होता है वो सारे उष्मा विकिरणों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। क्योंकि देखिएगा, क्योंकि सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र सभी उष्मा विकिरण को, सभी उष्मा विकिरणों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है।
ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले नियम के बारे में। अगला हमारा जो लॉ आता है, वो हमारा अगला लॉ आता है कि किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या बोलता है? किरचॉफ का वो इलेक्ट्रिसिटी वाला नियम नहीं, हीट में किरचॉफ का नियम, हीट में भी किरचॉफ ने अपने लॉ दिए थे। तो बात करेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या बोलता है? कहता है कि जो बॉडी हमारी, जो वस्तु या जो हमारी बॉडी होगी, वो जो जितना उष्मा का अच्छा अवशोषक होगी, वो बॉडी उष्मा का उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होगी। क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर हमारा ब्लैक बॉडी जितना अधिक हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, उतना ही वो हीट रेडिएशन का क्या करेगी? इमिशन करेगी, यानी उत्सर्जन करेगी। इसको लिखेंगे, इस नियम में यह बताया गया कि जो बॉडी हीट रेडिएशन का जितना अच्छा अवशोषक होगी वह उतना अच्छा ही उष्मा का उत्सर्जक भी होगी। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, इसके क्या बोला कि आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए कि अगर हम एक लोहे की गेंद को अगर बहुत ज़्यादा हीट करके उसे हम लोग अंधेरे कमरे में रख दें, तो वो आपको बहुत अधिक चमकीली प्रतीत होगी। ठीक है। अगर हम एक काली गेंद को कमरे में हीट करके उसको रख दें, बॉल को, वो आप लोग को ज़्यादा लाइट होके दिखेगी, ज़्यादा उसमें इमिशन होगा, यानी उसका ज़्यादा क्या होगा? उत्सर्जक होगा। क्यों उत्सर्जक होगा? क्योंकि उसने हीट भी अधिक एब्जॉर्ब की है। यही तो हमारा किरचॉफ का नियम बताता है। क्या बोला कि यदि हम एक काली गेंद को और एक सफेद गेंद को गर्म करके अंधेरे कमरे में रख दें, तो काली गेंद अधिक चमकेगी, क्योंकि काली गेंद अधिक उष्मा हीट रेडिएशन, उष्मा विकिरण को अवशोषित किया है। ठीक है, अवशोषित किया है। फिर हम लोग देखेंगे इसके दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। दूसरा इसका एग्जाम्पल्स होता है, क्या होता है? अगर आप यदि कांच की एक प्लेट है पर काली स्याही से कुछ लिख दिया जाए और उसे गर्म करके अंधेरे कमरे में रख दिया जाए, तो कांच के बाकी हिस्से की तुलना में काली स्याही वाला अक्षर ज्यादा चमकता दिखाई देगा। ठीक है। क्या मतलब है इसका? लिखेंगे, यदि हम कांच की एक प्लेट पर
काली स्याही से लिखकर लिखकर उसे गर्म करके अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो काली स्याही से लिखा अक्षर अधिक चमकदार होगा, चमकेगा। बाकी बाकी कांच के बाकी कांच के प्लेट के सतह से। मान लीजिए कि हमने ये हमारा ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ये हमारा ब्लैक बॉडी है, इसको हमने कुछ ब्लैक से, ये हमारा ब्लैक बॉडी है, ठीक, इसमें मान लीजिए कि हमने ब्लैक से लिख दिया कुछ, मान लीजिए ब्लैक से लिख दिया ALP। तो ये जो हमारा होगा, रुकिए मैं गलत ही बना दिया आप लोग को, थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारी कोई बॉडी है, ठीक, और इसको हम लोगों ने रहने दिया और ब्लैक से कुछ लिख दिया। अगर जब हम इसको हीट करेंगे तो ये वाला अक्षर हमारा अधिक चमकेगा इन सतह के अपेक्षा। यही हमारा ये एग्जाम्पल बताया जाता था। यही हमारा क्या करता है, सौर ऊर्जा का, सौर यानी सौर सोलर जो हमारा कुकर होता है, यानी तीसरा एग्जाम्पल सोलर कुकर जो हमारा होता है, ये इसी के बेस पे वर्क करता है हमारा, ठीक है। फिर हमारा जो बल्ब का टंगस्टन होता है, बल्ब के फिलामेंट यानी टंगस्टन का जो होता है हमारा, वो इसी के बेस पे क्या करता है, कार्य करता है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक क्या है हमारा, उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार, हेडिंग लिखिएगा आप लोग, उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का आप लोग जैसा नाम है वैसा इसका काम होता है। थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, कुछ वस्तुओं को गर्म करने पर, कुछ वस्तुओं को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि होती है, ठीक है। उनके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे उन वस्तु को देखेंगे, सबसे अधिक हमारी जो उष्मीय प्रसार होगा, सबसे अधिक उष्मीय प्रसार, सबसे अधिक उष्मीय प्रसार, सबसे अधिक उष्मीय प्रसार किसमें होगा, गैस में, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद ठोस में। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है। ये हमारा उष्मीय प्रसार होता है। फिर बात करेंगे उष्मीय प्रसार के भाग। उष्मीय 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 प्रसार के प्रकार।
ऊष्मीय प्रकार हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला तो हमारा होता है रेखीय प्रसार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय प्रसार, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक। सॉरी, जिन हम क्या बोला यहाँ यहाँ अधिकतर आयतन में वृद्धि होता है उन्हें क्या किया जाता है? प्रसार गुणांक से दर्शाया जाता है। उन्हें प्रसार गुणांक से दर्शाया जाता है। जाता है। तो हमारा प्रसार गुणांक, ऊष्मीय प्रसार गुणांक के प्रकार, हमारा रेखीय प्रसार गुणांक, दूसरा होता है हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तीसरा हमारा जो होता है वो होता है आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है हमारा? रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है हमारा? ठीक है, लिखेंगे रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है हमारा? जब हम क्या करते हैं, 1 डिग्री या 1 केल्विन ताप का वृद्धि करने पर किसी ठोस पदार्थ में प्रति इकाई लंबाई में वृद्धि होती है, तो हमारा क्या दर्शाता है? रेखीय प्रसार गुणांक दर्शाता है। यानी यह दर्शाता है कि गर्म करने पर वस्तु की लंबाई में कितना परिवर्तन आता है। जब लिखेंगे, जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन ताप किसी वस्तु को देने पर, किसी वस्तु को देने पर उसके लंबाई में जितना परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं दूसरा इसका एग्जाम्पल कि गर्म करने पर, या फिर इसको लिखेंगे गर्म करने पर वस्तु की लंबाई में कितना परिवर्तन आया। वस्तु की लंबाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, कितना प्रतिशत परिवर्तन आया। ठीक है, अभी आप लोगों को बताया कि इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। अल्फा इंटू कितना परिवर्तन आया, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, जहां हमारा क्या होता है, जहां हमारा डेल्टा एल होता है चेंज इन लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन, एल ओरिजिनल क्या होता है हमारा? ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा टी क्या होता है हमारा? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या इसी को कहीं कहीं आप लोग को क्या देखने को मिल जाएगा, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल
1 प्लस अल्फा थीटा या अल्फा टी। ठीक है, अल्फा टी, जहां पे हमारा एल फाइनल हमारा जो क्या है अंतिम लंबाई, और जो हमारा एल इनिशियल है वो प्रारंभिक लंबाई, और टी जो हमारा है या थीटा हमारा जो है टेम्परेचर डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है इसको बोलेंगे। और अल्फा जो हमारा है वो लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, यानी क्या बोलेंगे रेखीय प्रसार गुणांक है हमारा। फिर दूसरे के बारे में बात करेंगे, हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है हमारा? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है हमारा? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है हमारा? लिखेंगे, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके सतह के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, यानी कितना प्रतिशत उसके क्षेत्रफल में क्या हुआ, बदलाव आया। ठीक है, लिखेंगे कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्र में या क्षेत्रीय सतह में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। यही हमारा क्या बताता है, एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ठीक, फिर हम लोग बात करेंगे इसके, इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं यानी दिखाते हैं, इसको बीटा से दिखाते हैं। ये बीटा इज इक्वल टू चेंज इन एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया इनटू डेल्टा टी, या फिर इसी को बीटा इज इक्वल टू क्या दिखाते हैं, बीटा इज इक्वल टू या फिर सॉरी ए फाइनल इज इक्वल टू ए इनिशियल इंटू 1 प्लस बीटा, क्या बोलते हैं, 1 प्लस बीटा टी। ये हमारा था क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका, हाँ ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग इसके यूनिट के बारे में, रेखीय प्रसार के यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो इसका यूनिट हो जाएगा केल्विन इनवर्स। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का जो यूनिट हो जाएगा इसका भी केल्विन इनवर्स। फिर आता है हमारा आयतन प्रसार गुणांक, फिर आता है हमारा आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक क्या बोलता है हमारा कि आयतन प्रसार गुणांक क्या बताता है हमारा कि जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जब हम किसी वस्तु को
1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है। आयतन, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होती है। ये तीनों भी हमारा जब हम गर्म करेंगे तो इसको भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन पे ही गर्म करेंगे। इसको भी जब हम गर्म करते हैं तो 1 डिग्री या 1 केल्विन पे गर्म करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं गामा से, ये हो जाएगा 1/V ओरिजिनल अपान चेंज इन V अपान चेंज इन टाइम। क्या बोलेंगे इसको, चेंज इन वॉल्यूम अपान वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम अपान चेंज इन टेम्परेचर। या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल 1 प्लस गामा T। इसका भी जो यूनिट होगा, वो होगा केल्विन इनवर्स। केल्विन इनवर्स होगा। फिर हम लोग देखेंगे कुछ पदार्थों के रेखीय गुणांक, उनके आयतन गुणांक और उनके क्षेत्रीय गुणांक पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। रेखीय प्रसार गुणांक और यहां से आयतन प्रसार गुणांक, क्योंकि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की कोई वैल्यू नहीं होती है। और आप लोग यहां से एक बात और नोट करिएगा कि जो हमारी क्या होता है, जो हमारा आयतन प्रसार गुणांक होता है, आयतन प्रसार गुणांक यहां से लिखेंगे, आयतन प्रसार गुणांक जो होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक के कितने गुना होता है। ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के 2 गुना बीटा, और आयतन प्रसार गुणांक जो होता है हमारा, आयतन प्रसार गुणांक होता है वो हमारा 3 गुना होता है। 3 गुना रेखीय प्रसार का 3 गुना होता है। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा यहाँ से, अल्फा बीटा गामा, यानी 1:2:3। मैं समझा देता हूं आपको ये कहां से आया। देखिए, पहले निकालते हैं हम लोग रेखीय, फिर क्षेत्रीय। जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है बीटा, वो हमारा 2 गुना रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। फिर हमारा जो आयतन गुणांक प्रसार गुणांक होता है वो होता है हमारा 3 गुना, रेखीय प्रसार का 3 गुना होता है। ठीक, तो आप लोग यहाँ से निकलेंगे, ये बीटा ये गामा किसके किसके बराबर है, तो यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो बीटा/2, और यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो गामा/3। यहाँ से अल्फा बीटा और गामा का जब वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू निकालेंगे तो 1:2:3 आएगा। ठीक है, 1:2:3 आएगा। कैसे देखेंगे, यहाँ से हम लोग दोनों अल्फा के बराबर है, b/2 इज इक्वल टू गामा/3। ठीक, तो 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, तो बीटा रेशियो गामा इज इक्वल टू 2:3, और अल्फा की वैल्यू 1 हमारी हो जाएगी। फिर हम लोग देखेंगे कुछ पदार्थों के रेखीय गुणांक। ठीक, लिखेंगे यहाँ से रेखीय प्रसार, फिर आयतन प्रसार। सबसे पहले रेखीय प्रसार लिखेंगे हम लोग पीतल का।
पीतल का कितना होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। दूसरा लिखेंगे रबर का। रबर का कितना होता है 5 इंटू 10⁻, माइनस, नहीं रबर का नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सी याद करने में इजी रहेगा आप लोगों को। पीतल के बाद आता है तांबा। तांबा का होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक, आप लोग याद करिएगा इसको, तो सभी के पावर 10⁻⁻5 होता है। सिर्फ आपको पहले में एक घटाना है, दूसरे में घटाना है -0.5, जिसको हम लोग बोलते हैं लोहा। लोहा में होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻5। फिर आता है हमारा चांदी। चांदी में हमारा क्या करेंगे 0.7 बढ़ा देंगे तो कितना है 9 इंटू 10⁻⁻5। फिर आता है हमारा कांच। कांच को इस वो बोलते हैं हम लोग, कांच को ही हम लोग क्या बोलते हैं पायरेक्स। कहीं कहीं आप लोग को पायरेक्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 0.32 इंटू 10⁻⁻5। फिर आता है हमारा सोना। सोना होता है हमारा 1.4 गुणे 10⁻5 -5। फिर होता है हमारा शीशा। शीशा 0.29 इंटू 10⁻⁻5। रबर होता है हमारा 5 इंटू 10⁻⁻5 होता है। ठीक, ये हमारे रेखीय प्रसार गुणांक थे। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, इसी पदार्थों में किसके बारे में, आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक का जो वैल्यू होता है 6 इंटू 10⁻⁻5। फिर होता है तांबा का। तांबा का होता है हमारा 1.7 गुणे 10⁻⁻5। फिर होता है हमारा 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर होता है लोहे का, हो गया हमारा तांबा का हो गया। लोहे का लिखते हैं हम लोग, लोहे का लिखते हैं 3.55 गुणे 10⁻⁻5 होता है। फिर हम लोग लिखेंगे इसका, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ तक आप लोग नोट करिएगा। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ से किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कितना होता है हमारा 7 गुणे 10⁻⁻5 होता है। फिर हमारा कांच का लिखेंगे, कांच का होता है 1 इंटू 10⁻⁻5। पारा का होता है हमारा 18 गुणे 10⁻5। पानी का होता है हमारा कितना, पानी का हमारा कितना होता है, पानी का 21 इंटू 10⁻⁻5 होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या थे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक थे और आयतन प्रसार गुणांक थे। ये एक और हमारा एल्कोहल का, एल्कोहल का होता है 110 गुणे 10⁻⁻5 होता है। ठीक, फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फिर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बचपन से हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते आते हैं, क्लास 6 से ही पूछा जाता है कि रेल के पटरियों के बीच, रेल के पटरियों के बीच हम लोग गैप क्यों छोड़ते हैं। तो रेल के पटरियों के बीच, रेल के पटरियों के बीच खाली स्थान छोड़े जाने का जो कारण होता है, चूंकि इसलिए छोड़ा जाता है, सॉरी इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी के दिनों में धातुओं का, यानी गर्मी के दिनों में पटरियां क्या करती हैं, फैलती हैं। गर्मी के दिनों में पटरियां
फैलती हैं। किसके कारण फैलती है? जिसका कारण रेखीय प्रसार गुणांक होता है। रेखीय प्रसार गुणांक होता है। ठीक है, जिसका कारण रेखीय प्रसार गुणांक होता है। फिर हम लोग बात करेंगे, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं हमारे कि जिनको गर्म करेंगे तो हमारा क्या, उसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर जिनका आयतन बढ़ जाता है। लिखेंगे यहाँ हम लोग, वैसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है। वैसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, जो निम्न है। तो कौन कौन से वो पदार्थ होते हैं? लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल, सबसे पहला तो इसका एग्जाम्पल होता है घी। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल होता है घी। ठीक है, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल होता है घी। दूसरा एग्जाम्पल होता है इसका नारियल का तेल। नारियल का तेल। फिर होता है मोम। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर उनके आयतन में क्या होती है? कमी होती है। गर्म करने पर आयतन में कमी। कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं भैया? वो पदार्थ होते हैं हमारे कास्ट आयरन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ढलवा लोहा। दूसरा होता है हमारा बिस्मत। तीसरा हमारा होता है बर्फ। ठीक है, और आप लोग यहाँ नोट करके लिखिएगा कि बर्फ से एक बात याद आया कि जब दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर, दो बर्फ के टुकड़े, मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा ये हमारा है और ये दूसरा बर्फ का टुकड़ा है हमारा, जब तीनों को आपस में दबाएंगे तो इनका जो गलनांक है वो घट जाएगा। नोट करके लिखिएगा यहाँ, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर उनके गलनांक कम हो जाते हैं। उनके गलनांक कम हो जाते हैं। फिर दूसरा यहाँ पॉइंट आता है कि जब हमारा दाब बढ़ाने पर क्वथनांक और गलनांक बढ़ता है। क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? हमारा बढ़ जाता है। ठीक, बात आती है यहाँ गलनांक की। तो गलनांक सबसे अधिक प्योर ऑब्जेक्ट का सबसे अधिक होगा एज कंपेयर टू इम्प्योर ऑब्जेक्ट का। यानी बोलने का मतलब है, शुद्ध चीज का अधिक गलनांक होगा और अशुद्ध चीज का कम गलनांक होगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा रहने वाला है जिसमें हम लोग बात करेंगे कैलोरीमिति, जो हमारा पानी का डेंसिटी कितने डिग्री टेम्परेचर पे अधिक होगा, वॉल्यूम कितने डिग्री पे अधिकतम होगा, कितने डिग्री पे मिनिमम होगा। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है,
फिर हम लोग बात करेंगे हीट इंजन के बारे में। ये सारी चीज़ें बात करने के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि यहाँ से एएलपी के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में।